हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और हम जो है अपनी पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम मेंसुरेशन टॉपिक कवर कर रहे हैं। मेंसुरेशन टॉपिक का यह हमारा तीसरा वीडियो है। आई होप पिछले 2 वीडियो जो भी हमने इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स किए और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उनको समझने की कोशिश की, तो आई होप वो सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हुई हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो है जितने भी प्रॉब्लम्स अभी कवर करेंगे वो जो है थोड़ा बहुत रिवीजन के मतलब रूप में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है जितने भी फिगर्स अभी तक हमने प्रॉब्लम्स के थ्रू किए हैं पिछली 2 क्लासेस में, उनको मैंने इधर समराइज कर दिया है, लिख दिया है फॉर्मूले। तो आप लोग जो है इनको एक बार देख लेना। आपको जो है क्लास की जो पीडीएफ है वो जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या है, इसमें शंकु के बारे में पढ़ना, यानी कि कोण। तो कोण के बारे में क्या है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, उसका क्या पूछा है, पृष्ठीय वक्र, वक्र यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि शंकु होता कैसे है। शंकु जो है इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, ये ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शंकु यानी कि कोण। ठीक है, अब कोण में जो है कुछ टर्म्स होती हैं, क्या क्या होती है। एक तो इसका क्या होता है, एक रेडियस होती है, क्योंकि ये नीचे वाला जो पार्ट है शंकु का ये क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो ऑब्वियसली सर्कल है तो इसका रेडियस होगा, तो ये रेडियस मान लो r है इसकी। ठीक है, और ये जो हाइट होती है किस तरह, ये स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम L से, मान लो कर दिया। ठीक है, और ये जो नॉर्मल हाइट हो गई, नॉर्मल हाइट इन द सेंस तिर्यक नहीं, सीधा। ये जो शंकु ऐसे रखा होगा जमीन पे, तो जमीन से जो है ये पॉइंट जो है इसकी हाइट कितनी है वो क्या है, उसको मान लेते हैं h। तो अब ये होता है शंकु। ठीक है, तो अब शंकु में हमको क्या चाहिए, शंकु एक क्या है, 3D फिगर है। तो हमें क्या चाहिए सर, पहली बात सरफेस एरिया क्या होगा इसका। ठीक है, सरफेस एरिया से पहले टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो नीचे सर्कल वाला पोर्शन है। ठीक, तो सर्कल वाला पोर्शन है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो यही आएगा। ठीक, अब तुम्हारा क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, कौन सा, जो हमसे पूछा है एक्चुअली, कर्व सरफेस एरिया। ये जो है ना, ये पूरा पूरा ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो ये फार्मूला ऐसे बन जाता है। ठीक, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक, तो ऐसे ही हम जो है शंकु के बारे में क्या जान लेते हैं, चूँकि 3D फिगर है तो वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ हो सकता होगा इसका। तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए आप लोग क्या कर, इसका जो होता है मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें ये जो 1/3 वाला फैक्टर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे जब हम, अगर पिरामिड वाले टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो तब हम देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये आ गया। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला जो 1/3 वाला फैक्टर है वो पिरामिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। बाकी हम समझेंगे क्यों पिरामिड के केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो हमारा प्रॉब्लम है उस पे आते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, यानी कि पाई आर एल। ठीक है, सी एस ए, कौन का सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या दिया हुआ है, आर यानी कि त्रिज्या, यानी कि रेडियस कितना दिया है, 7। एल, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट, तो कितनी दी हुई है, 10। तो 10 यहाँ पे रख दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220। तो हमारा आंसर हो जाएगा 220। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसमें दिया है कि क्यूब के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, अब क्यूब में विकर्ण कौन सा होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो है थोड़ा, तो इसमें पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का अगर
आपको मैंने बताया था कितना होता है 6a²। मैंने जो ये इकट्ठा किया ना, इसमें भी लिख रखा है मैंने। ये है कहाँ पे, ये क्या है, 6a²। ठीक है, तो 6a² होता है टोटल। तो हमको क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमको चाहिए ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, हाँ, तो हमें क्या चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो पहली बात तो हमें जो चीज़ें दी हुई है उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा कि क्यूब का विकर्ण होता क्या है। तो क्यूब का विकर्ण को समझने के लिए मैं पहले एक डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक, ये, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब ये चूंकि क्या है, क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर्स होते हैं, जो भी फेस होते हैं या फिर क्या बोलो सरफेसेस जो होती हैं, जो क्यूब को क्लोज करती हैं यानी कि घेरती हैं, तो उनमें क्या होता है, वो सारी क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर्स में सारे जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम क्या मानेंगे, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, या फिर यहाँ पे है तो सारे 90 डिग्री। ठीक, हम जो है कहाँ पे मान, यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं। ठीक, 90 डिग्री है तो सारे ही, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से करें। और चूंकि क्यूब में सारी साइड्स क्या होती हैं, साइड्स, चूंकि इसमें साइड नहीं होता है, साइड जो है किसमें होते हैं, 2D फिगर्स में होते हैं। ठीक है, जब 3D की बात आ जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। ठीक, एजेस। ठीक है, 2D में हम क्या बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, तो हर एक एज की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ए होती है, किसमें, क्यूब में। ठीक है, तो ए होती है, और यहाँ पे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये लंबाई अगर हमको निकालनी है, जो कि विकर्ण है, विकर्ण पता है ना, विकर्ण जो है किसके, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल के केस में ये विकर्ण होता है। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर के केस में भी ये विकर्ण होता है। ठीक, तो ऐसे विकर्ण होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, विकर्ण ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये विकर्ण जो है इस केस में क्या है, ये है, ये है तुम्हारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था क्या, हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास चूंकि पी और बी सेम है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी एच की आ गई। ठीक है, ये, अब हमको विकर्ण समझना है, तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई। अब ये तो मैंने एक फेस लिया, किसका, एक सरफेस लिया क्यूब का। अब हम अगर पूरा फिगर लेंगे तो एक जो है सरफेस, एक जो है एज ऐसे जाएगी ऊपर, तभी तो हमारा वो कंप्लीट होगा क्यूब का डायग्राम। ठीक, तो एक एज ऐसे जाएगी, तो यहाँ से लेके, ठीक है, इस वाले एज की ये वाला कॉर्नर, ये जो लेंथ होती है वो हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक, तो ये विकर्ण होता है। तो इसको कैसे निकालोगे, अब मैंने क्या बताया कि हर एक 90 डिग्री होता है, तो ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। तो इसमें हम फिर से क्या लगा सकते हैं, फिर से यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे एज क्या क्या हो जाएंगे, एज बोल रहा हूँ सॉरी, ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, खड़ी लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और आधार इस बार क्या है, ये है, और ये आधार कितना आया था हमारा, ये ठीक है, ये आधार बन जाएगा हमारा। तो इस केस में फिर से एच स्क्वायर बी लगाओगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर। तो ये टोटल आ रहा है कितना, एच इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट 3 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रहा है तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा विकर्ण। ठीक है, तो अब ये विकर्ण हो गया, तो हमें क्या दिया है, यही तो दिया है, विकर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है, a/√3 दी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 8 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है
टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना बताया था मैंने, 6a²। तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा ये, 64, 6, 2, 384 होगा। ठीक है, तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक, आई होप ये वाली चीज़ समझ आई होगी। अब चूंकि देखो, अब ये किसी को लगा होगा कि ये क्यूब कहाँ है, अरे इसको कंप्लीट कर सकते हैं ना, इसको कंप्लीट करोगे तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या बन जाएगा, क्यूब ही तो बन जाएगा ये। ठीक है ना, क्यूब बन जाएगा। बस मैंने ये चीज़ आपको दिखे इस वजह से मैंने आधा डायग्राम बनाया था, ताकि आपको दिखे कि हाँ ये यहाँ पे क्या बन रहा है। 2 बार समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के हम जो है विकर्ण की लंबाई निकाल पा रहे हैं। ठीक, अब ये तो था किसके केस में, क्यूब के केस में। ऐसे ही क्यूबॉइड अगर होता है, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होती है, लेंथ सारी अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के केस में भी सेम ही चीज़ होगी। ठीक, क्यूबॉइड के केस में भी सेम ही चीज़ होगी, कुछ अलग नहीं होने वाला है। ठीक, तो क्यूबॉइड के केस में क्या होगा, क्योंकि क्यूबॉइड के केस में जो है अलग अलग साइड होती हैं, तो फार्मूला यही आएगा ये जो है ना। बस ये था कि ए इसमें क्या है, सारी वैल्यू अलग अलग है, तो सारी वैल्यू ऐसे हो जाए, ये क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। ठीक, अब ये इसमें पहुंचने के लिए क्या, हमको क्या पता है, क्यूबॉइड में तो अलग अलग साइड्स होती हैं, लेकिन क्यूब में सारी एजेस जो है सेम होती हैं। तो A = B = C कर दोगे, ये मान लो सबको। तो यहाँ पे क्या, एक तो है, यहाँ पे ले लोगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला फिर से वही आ जाए। ठीक, तो ऐसे तो ये होता है क्या, क्यूबॉइड का विकर्ण का फार्मूला। ठीक है, और ये सेम ही होता है, ये विकर्ण जैसे है ना ऐसे ही क्यूबॉइड में होगा। बस ये है कि ये जो साइड्स है ना, इनकी लेंथ अलग अलग हो जाती है क्यूबॉइड के केस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आयत है। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक एक तार है, उसको मोड़कर हमने बनाया क्या, आयत। मान लो ये तार थी, इसको हमने मोड़ के ये आयत बना लिए। ठीक, अब क्या हुआ, जब आयत बनाया हमने तो क्या हुआ, इसका कुछ ना कुछ एरिया ओपन आएगा। ठीक, तो एरिया क्या होगा, अब आयत बनाए हैं तो एक तो पहली बार साइड्स उनकी होगी कुछ ना कुछ। ठीक, जिनमें से एक साइड बी की वैल्यू दे रखी है 12, दूसरी नहीं दी है, लेकिन क्या दिया है, एरिया भी दिया है। तो एरिया के लिए हमने क्या बोला था, एरिया क्या होता है, साइड का प्रोडक्ट ही होता है आयत के केस में एरिया। ठीक, तो ये कितना है, 120 है, बी की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो 12 रख दो, 120, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया आयत। अब चूंकि अब क्या आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम कर रहे हैं कि यदि उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाए। ठीक, उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चाहे इसी तार को मोड़ो या फिर इसी रेक्टेंगल को कुछ करके फिर से वो बना लो, बात तो सेम ही है, क्योंकि तार तो वही यूज हुआ है ना इधर भी। तो हम यहाँ से क्या एक एनोलॉजी लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये तार की जो लेंथ थी वही इस आयत की लेंथ। अब चूंकि आयत में लेंथ क्या होती है, साइड से लेंथ हो जाती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होती है जो कि बाउंड्री की लेंथ है। तो ये तार की जो लेंथ है वो एक्चुअली क्या है, इस आयत की बाउंड्री की लेंथ ही तो है। ठीक, और इसी को हम जो है फिर से मोड़ के कुछ करके फिर से स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये जो लेंथ थी, बॉर्डर लेंथ, और ये लेंथ और ये लेंथ, ये सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तार तो सेम ही था और इसी को ही सेम फिर से ये कर रहे हैं, तो ये टोटल लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अब ये टोटल लेंथ ही अगर हम पता कर लें तो हमको ये आसानी होगी इसको निकालने में। ठीक, इसके बारे में जानने में। तो ये टोटल लेंथ कैसे आएगी, मैंने क्या बताया था, ये बॉर्डर क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर आयत के केस में मैंने क्या बताया था, ये होता है। इसको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ए ये है, ए इस साइड भी है, बी बी, 2 बार बी 2 बार ए, तो ट्वाइस ऑफ A+B हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 है, कितना आ गया, 44। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है आयत की,
वही जो है उसी को हम एडजस्ट करके स्क्वायर का बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये जो है चूंकि इसमें क्या होता है, स्क्वायर के केस में सारी साइड ए ए होती हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है 4a। अब चूंकि बॉर्डर सब क्या है, एक ही लेंथ के हैं ना, एक ही बॉर्डर की लंबाई सेम है सबके केस में, तो ये क्या होगा, ये भी 44 के बराबर होगा, यानी कि आयत के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो अगर साइड की वैल्यू, साइड लेंथ जो है, आयत आयत बोल रहा हूँ, स्क्वायर की अगर 11 आ गई, तो क्या एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया मैंने क्या बताया था, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है एरिया किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 स्क्वायर यानी कि 121। तो इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी, 121। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी क्यों पेरीमीटर जो है इसका लेंथ सेम ही है, क्योंकि मोड़ रहे हैं ना, बस हम कुछ कर नहीं रहे ना, तो इसको खींच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस मोड़ रहे हैं इसको, तो लेंथ क्या होगी, सेम होगी दोनों ही केस में। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अब इसमें थोड़ा समझने की बात है। क्या इसमें जो जैसे क्या बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है ना, ठीक, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो हमारे पास क्या होता है, सर्कल के केस में एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने बार बार बताया कि जब भी इस तरह का वो होता है, तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि ये इक्वेशन कैसे, जहाँ भी हम इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक, भले इसको तुम फॉर्मूला बोलो या जो भी बोलो, लेकिन है तो ये एक इक्वेशन फॉर्म। ठीक, तो यहाँ से जब हम इक्वालिटी से प्रोपोर्शनलिटी की तरफ जाएंगे, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ये मैंने बताया कैसे करते हैं, कांस्टेंट क्या करते हैं, हटा देते हैं बस। जब कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है। तो ठीक, तो ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर से। तो अभी यहाँ से हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि आर की एरिया, यानी कि अगर त्रिज्या बढ़ाओगे, ठीक, जितने अनुपात से, वो क्या होगा, एरिया जो है उसके स्क्वायर के अनुपात से बढ़ेगा। समझ रहे हो, तो यानी अगर हमारा आर जो है, यानी त्रिज्या थी, रेडियस, रेडियस का अनुपात अगर ये था, तो एरिया का अनुपात क्या होगा, इनके स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 4:9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और ये भी समझ आया होगा कि मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया था। आपने अगर मेरे सारे टॉपिक देखे होंगे जो अभी तक मैंने कराए, उनमें मैंने ये इक्वालिटी और प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा जोर दिया है इस पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हर एक टॉपिक में लगने वाली है, इसलिए जो है इस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना आपको ज़रूरी है, और मैं इसको रिकॉल करता ही रहूँगा जब तक हमारे टॉपिक्स में ये चीज़ें आती जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु से ही पता चल रहा है कि समबाहु यानी कि सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, सारी भुजाएं समान है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। अब चूंकि समबाहु बोल रहा है, यानी कि सारी तीनों साइडें क्या है, इक्वल है हमारी, यानी कि अगर ए है, ये ए है, तो ये ए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो होता है कि डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, किसका, समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फार्मूला होता है। हाँ, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इसके एरिया निकालने का, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, √3/4 ए स्क्वायर। अब अगर ये जानना है कि ये फार्मूला आता कैसे है, तो मैं इस तरह बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, मान लो मैं साइड को क्या मान लूँ, 2a, सारी साइड को 2a, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि क्या है, क्योंकि मैंने सारी साइड तो इक्वल ही ली है ना, भले ए लूँ या 2a लूँ, सारी साइड इक्वल है। अब क्या है, जब इधर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर मैंने बता दिया क्या होता है, क्या होता है, एक खड़ी लाइन, खड़ी लाइन यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक, तो ये क्या है, खड़ी लाइन है। तो अब हमारा क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ये, तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज सिमेट्रिक, चूंकि ये जो फिगर है एक सिमेट्रिक फिगर है। ठीक, सिमेट्रिक मतलब कि सारी साइड सेम है, हर तरफ से देखोगे, चाहे ऐसे इसको, चाहे इधर से देखो या इधर से देखो या इधर से देखो, ये सारे तरह से क्या होगा, सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो ये होती है सिमेट्री। तो अब इसमें क्या है कि अब ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये जो दोनों साइड होती है इक्वल
पार्ट में आ जाती है, यानी कि यहाँ तक लेंथ ए होगी और आगे वाली लेंथ भी ए होगी। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हाइपोटेनियस एच की वैल्यू 2a आ गई, ये बेस की वैल्यू ए आ गई, और हमारे पास क्या है, चूंकि हमारे पास क्या होता है त्रिभुज के फॉर्मूले में, यानी कि समकोण त्रिभुज के एरिया में, समकोण त्रिभुज के एरिया में हमने क्या देखा था, कैसे निकालते हैं, ये एक तो बेस होता है और परपेंडिकुलर, तो यानी कि हमें अगर ये वाला एरिया चाहिए ये समकोण त्रिभुज का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस तो है अपने पास, हमें पी की जरूरत है, तो हमें पी चाहिए। ठीक, तो पी कैसे आएगा, तो पी के लिए क्या करोगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एक ये रिलेशन हमने देखा था ना, ये देखा था अभी मैंने पिछले शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, ऐसे यूज होता है। तो एच की वैल्यू हमारे पास 2a है, 2a स्क्वायर कर दो, बी की वैल्यू a है तो a स्क्वायर कर दो, p की वैल्यू हमें निकालनी है तो p स्क्वायर रहने दो। अब इधर करोगे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √3a। ठीक है, ये आ गई हमारी p की वैल्यू, यानी कि ये हाइट हमारी आ गई 3a। ठीक, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास होता है √1 तो ये एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आप निकाल सकते हो ना इस वाले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज का एरिया क्या बोला था मैंने, ये होता है। तो हमारे पास p की वैल्यू है, b तो है ही, b की वैल्यू ये है, p की वैल्यू √3a है, तो ये कितना आ जाएगा, √3/2a स्क्वायर। अब चूंकि हमारा जो समबाहु त्रिभुज है वो दोनों ये वाला त्रिभुज जब ऐड करोगे तब वो बनता है, तो चूंकि हमने क्या इक्वली डिवाइड किया था ना, तो इसका एरिया भी उतना ही होगा जितना ये है, और ये भी समकोण त्रिभुज है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, इसका 2 गुना, क्योंकि दोनों त्रिभुज ले रहे हैं ना, दोनों का एरिया सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर। ठीक, अब कुछ लोग ये देख के बोलेंगे सर ये तो अलग आ गया, इससे अलग इसलिए आया है क्योंकि हमने साइड पर 2a माना है ना कि a, तो हमारा नेक्स्ट मतलब इस इसमें आके कैसे, मतलब इधर तक कैसे पहुंचे, तो चूंकि हमने 2a माना है तो मान लो कि x इक्वल टू 2a। ठीक, इस केस में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी x/2, तो अगर x/2 होगी तो इसको यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा एरिया, एरिया हमारा आ जाएगा √3 x/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, √3/4 x², यानी कि जब हम साइड x मान रहे हैं तो हमारा फार्मूला ये बन रहा है एरिया का, जो कि इसके इसके जैसा है। ठीक, क्योंकि इधर साइड लेंथ a है, इधर हम x मान रहे हैं इसलिए a की जगह x है। ठीक है, तो ये ऐसे आता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज बताना जरूरी था क्योंकि कई सारे ज्योमेट्री फिगर में ऐसा होगा जब हम चीजों को 2 पार्ट में डिवाइड कर, इधर तो मान लो इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल ना बने लेकिन समकोण त्रिभुज के बना के हम इसका टोटल एरिया आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश। ठीक, तो अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अब यहाँ से दिख ही रहा है तो डायरेक्ट लगा दो, √3/4, एक्स की वैल्यू हमारे केस में कितनी है, 8 है, तो 8 स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 16√3, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक, कोई दिक्कत, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, और ये चीज भी क्लियर हुई होगी क्यों मैंने ऐसा बताया, ऐसा इसलिए बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन रैंडम कोई मान लो त्रिभुज है और वो जो है इस तरह परपेंडिकुलर खींचने से अगर वो आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक बेलनाकार टैंक यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, अब सिलेंडरिकल टैंक है यानी सिलेंडर है, तो सिलेंडर को मैंने बताया है ना, सिलेंडर का यानी कि बेलन वही है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बताया था मैंने,
सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, ये भी बताया था कैसे आता है इसका वॉल्यूम, बताया था। सर्कल, जो सॉलिड सर्कल है उसको 1 बाई 1 रखते जाओ, कितनी एच हाइट तक, ठीक है। इसकी हाइट अगर एच है तो एच हाइट तक रखते जाओ, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। चूंकि एच हाइट तक रखोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो ये होता है वॉल्यूम। तो हमको क्या दिया है, व्यास दिया, व्यास बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है रेडियस हमारा, और इसको यहाँ एक्सटेंड कर दोगे तो ये एक और आर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ जो होती है वो कहलाती है क्या, व्यास, यानी कि डायमीटर। तो आई होप डायमीटर समझ आया होगा क्या होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है कि डायमीटर की जो लेंथ है वो क्या होती है, 2r होती है, ठीक। लेकिन डायमीटर की लेंथ ये होना 2r नहीं है, डायमीटर एक लाइन है, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि ऐसे बना दिया, ये आर है ये आर है तो ये डायमीटर हो गया, नहीं। डायमीटर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो जो है ऐसे ही रहेगी। इस सर्कल के पॉइंट, ऐसे सर्कल बनेगा एक, ठीक, ठीक है। तो ये चीज आई होप क्लियर हुई होगी डायमीटर क्या है। तो चूंकि अब डायमीटर की लेंथ हमको पता है, तो क्या अब आप लोग वो बता सकते हो कि इसका रेडियस क्या होने वाला है। हाँ बता पाओगे, अभी तो बताया मैंने, क्या बताया, डायमीटर 2r के इक्वल है, और जो कि है 14 दिया हुआ है, तो r जो है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इधर से। अगर r की वैल्यू 7 आ गई, अब वॉल्यूम हमें क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना दिया है, 1540, 1540 यहाँ रखो, आर की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू पहले रख देते, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू रखो पहले, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर एच 154 जीरो, ठीक है। तो ये 22 से डायरेक्ट कट जाएगा, इतना कितना आएगा 70, ठीक है। एक साथ यहाँ से चला जाएगा, ठीक, और एक साथ यहाँ से चला जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका, रोम्बस का। तो रोम्बस में क्या है, रोम्बस हम धीरे धीरे एक एक फिगर समझ रहे हैं, ठीक है। एक एक साथ हम सारे फिगर नहीं समझना चाहते, क्योंकि उसमें फिर आपको हेडेक होगा कि सारी चीजें याद रखनी एक साथ, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है प्रॉब्लम्स के थ्रू जो फिगर आते जाएंगे उनके बारे में जानते जाएंगे। तो रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस कुछ नहीं है, एक तरह से मान सकते हो कि ये स्क्वायर था, इसको जो है मोड़ दिया है हल्का सा। अब मोड़ा कैसे, ऐसे मोड़ा है कि ये जो लाइन, जो विकर्ण है, एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना दे, ठीक। तो इसको क्या किया है, ऐसे टिल्ट कर दिया है, हल्का सा झुका दिया है, ताकि जो है इनके विकर्ण, अभी यहाँ क्या था, स्क्वायर में साइड्स जो है आपस में परपेंडिकुलर थी, और इधर जो है रोम्बस में क्या है, रोम्बस में विकर्ण आपस में परपेंडिकुलर है, ये क्या है, स्क्वायर, ठीक। आई होप डिफरेंस क्लियर हो रहा हो क्या है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। अब चूंकि अब ये क्या है, क्या है, अब चूंकि इसमें बन रहा है तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि समकोण त्रिभुज। जहां भी ये परपेंडिकुलर आ जाए तो वहां पे समकोण त्रिभुज बन ही जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और बाकी की भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, विकर्ण की लंबाई। अब ये होता है, अब ये चीज जो मैंने बताई बार बार कि सिमेट्रिक फिगर में एक चीज होती है, वो होती है क्या, सिमिट्री। कैसे, अब जहाँ जैसे यहाँ पे दिया है 16 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई, मान लो ये वाली विकर्ण की लंबाई 16 है, ये, ठीक है। अब सिमिट्री की वजह से, सिमिट्री क्यों, सिमिट्री यानी कि सारे लेंथ क्या है, रोम्बस में सारे लेंथ सेम है, याद रखना। मैंने क्या इसलिए बोला है कि स्क्वायर को टिल्ट कर दिए तो एक हो जाएगा, ठीक है। तो रोम्बस के केस में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ठीक है, तो इसमें सिमिट्री क्या है, सिमिट्री ये है कि जैसे ये सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड होंगी ये आपस में इक्वल होंगी, और ये साइड होंगी ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर ये 16 दिया है, ठीक, तो ये लेंथ 8 होगी, ठीक, और ये लेंथ 8 होगी,
ये लेंथ 6 होगी क्योंकि 12 दिया है ना टोटल। तो ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक विकर्ण जो है ये पूरा ये तो 12 है, लेकिन सिमेट्री की वजह से ये जो है सेंटर के साथ जो है डिवाइड होगा तो 6 लेंथ का हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एक की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में मैंने बताया है तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज का ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। यानी कि ए जो है हाइपोटेनियस है, तो कैसे निकलेगा इसका, अभी मैंने बताया था क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √100, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 10, तो बी की वैल्यू हमारी आ गई है। तो रोम्बस में हमको क्या याद रखना है, एक तो पहली बात साइड, सारी साइड्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल। ठीक, दूसरी चीज क्या है, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये चीज होती है इसमें। ठीक, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि मैंने बताया सर्कमफेरेंस, यानी कि क्या होता है, ये सर्कल है। ठीक, तो इसको ये जो बाउंड्री है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का। ठीक, सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो यही दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास क्या है, इस सर्कमफेरेंस मैंने क्या बताया था, 2πr, ये क्या है, 88 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ रही। कैसे, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कैसे निकालो, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है निकालनी है हमको, तो आर रख दो, 88 है। ये पूरा कट जाएगा कितना, 2 बार, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 को उधर ले जाओगे तो 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 14। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू 14 स्क्वायर है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, 7 से काटोगे। ठीक है, एक साथ चला जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 28। ठीक है, 28 आएगा। तो 28 इसको मल्टीप्लाई करना, 56, यानी कि 6, 5 बटेगा 11, 5, यानी कि 11, 5 कितना आएगा, कितना आएगा ये, इसको मैं उस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। क्या होता है, हमको क्या करना है, इसको 11, 28, 56 हो जाएगा ये, तो 6 और 11, 1, 6, 616 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर किसी को नहीं समझ आए कैसे कर दिए, तो कुछ नहीं है कि जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये ऐसे आता है, 56 × 11 करना है ना, तो पहले 6 लिखो, फिर आपस में क्या है इनको ऐड करो, तो 11 आएगा, हंसलाई 1 बचेगी, फिर वो जो हंसलाई बचेगी वो 1 5 में ऐड कर दो, यानी कि 6। तो ऐसे होता है कैलकुलेशन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अब आप लोग कर ही लोगे, इसको मैंने बता ही दिया है कितना होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी वर्ग नहीं है, वर्ग, वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने बताया है साइड का स्क्वायर होता है। ये कितना है, 64 है। यहाँ से क्या निकालना है, ए आ जाएगा। और मैंने बताया है परिमाप, यानी कि परिमाप क्या होता है स्क्वायर का, अब तो याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हो गया होगा तब भी मैंने बताया है कि अगर फिगर बना पा रहे हो तो कैसे पेरीमीटर आएगा उसका। ठीक है, तो अगर याद नहीं है किसी को तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है पेरीमीटर वर्ड को, तो आई होप आप खुद से भी निकाल सकते हो अगर किसी का पेरीमीटर याद नहीं आ रहा है तो। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, 4a आएगा। ठीक, तो 4a आएगा तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी, 8 आ रही है यहाँ से, तो ये 8 चौको 32 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब इसमें ट्रिक क्या है, अब दो चीजें हैं, क्या दो चीजें हैं, दो चीजें ये हैं कि जब भी आपको ट्राइंगल्स की साइड दी हो, ठीक, तो आपको फर्स्ट काम ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि वो जो साइड्स हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तो नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल की तो नहीं।
अब इसमें कैसे वो करोगे? तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस ही हो। ठीक, तो आपके पास क्या आ गया, एच की वैल्यू पता कर लोगे। अब एच की वैल्यू पता हो गई तो अदर टू साइड होंगी, या तो वो बेस हो गया, आधा वो होगा परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास बी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसमें रख के इन वैल्यू को चेक करना है कि वो है कि नहीं। जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ये है, क्योंकि ये 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड्स लेंथ है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की ही है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया मैंने बता दिया था क्या होता है, क्या होता है, हम्म, क्या होता है, मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये चीज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 3 और 4 की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब एक और तरीका होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जिसमें हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो ट्रायंगल जो है कौन सा है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे? तो वो होता है तरीका तरीका ये होता है, एक होता है एस, जिसको हम बोलते हैं अर्थ परिमाप, अर्थ परिमाप बोलते हैं, या फिर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है ना, सेमी पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। ट्रायंगल ऐसे होता है ना, तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो ये क्या है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब चूंकि हम वर्ड सेम ही बोल रहे हैं, यानी कि अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप मतलब यही हो ना, परिमाप का आधा। तो यहाँ से एस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, वैल्यू रख दो ए बी सी की, ए की वैल्यू 3 मान लो, बी की बी की वैल्यू 4 मान लो, सी की वैल्यू 5 मान लो, रख दो यहाँ पे, कितना आएगा, 9 3 12 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 आ रही है। अब जो है इसकी वैल्यू 6 है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इस केस में, जब हम अर्ध परिमाप लेके चल रहे हैं, तो वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसको आपको याद ही रखना है, और फॉर्मूला बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी याद करने में किसी को। ठीक है, तो इसको बस रख देना है आपको। तो ए की वैल्यू रखो, कितना आएगा, 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 6 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक, तो यहाँ से भी एरिया निकाल सकते। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने बताई, एक्स्ट्रा नहीं है ये, लेकिन ये जनरल फार्मूला है एरिया निकालने, इसलिए आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करें, या फिर चलो ये वाला क्वेश्चन कर ही लो। ये चीज़ सेम ही है जैसे मैंने पिछला अनुपात बताया था, जब रेडियस का अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात ये है। अब आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो जल्दी से, क्या होता है घन का, घन का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये क्यों, यही होता है ना, घन बोला है, घन में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये होता है। अब इसमें क्या बोला है कि वॉल्यूम का अनुपात ए क्यू, क्योंकि दो अलग अलग वो है ना, क्या होगा, ये अनुपात हुआ। ठीक, हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम में क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, किसमें, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है मैंने बताया है, 6 a² तो बी, इसके केस में क्या होगा, 6 b², यही होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी दी है, 1/2 7। ठीक है, अब एक चीज अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, a², ये जो अनुपात है ना, ये एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इन दोनों से हम इसको ये लिख सकते हैं, a/b का क्यूब इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, अब ये जो है 1/27 है, ये जो है 1/3 का क्यूब है, तो यहाँ से a/b कितना आ गया, 1/3 आ गया, क्योंकि हमें चाहिए एरिया का,
एरिया का अनुपात तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा 1:3 का स्क्वायर, कितना आएगा 1:9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब जिसको भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।